बेसिकली चैप्टर खत्म हो गया था, है ना। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सोचन करा दूं, है ना। एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक क्लास लगता है उसमें। अच्छा दर्शन, अच्छा ये बताइए कि मॉर्निंग में आपकी स्कूल वगैरह कुछ चल रही है? अभी आज नहीं है, आजकल मतलब नहीं, मतलब एक हफ्ते तक मैं सोच रहा हूँ कि अभी शाम को क्या होता है कि क्लासेस बहुत ज़्यादा बिजी चल रही होती है ना। और यस क्लासेस भी लिमिटेड, मतलब 1 घंटे की हो पाती है, 50 मिनट की। मैं चाह रहा हूँ कि 1.5 घंटे 2 घंटे की किसी तरह लेके आपकी इस वीक तक सिलेबस कंप्लीट करा के आपको भी फ्री कर दूँ और खुद को भी फ्री कर दूँ, है ना। तो यस सुबह क्लासेस रख सकते हैं, यस सुबह क्लासेस रख सकते हैं 11 बजे के बाद। यस ठीक है, तो कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी सुबह क्लास होगी। आपको जो एग्जैक्ट टाइम आपको मैं सर को बता दूंगा, मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बहुत आसान है, ठीक है। चलो, डीएनए रेप्लिकेशन। तभी इसमें एक टॉपिक रह रहा था, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री। वो टॉपिक करा देते हैं ना, ठीक है, जो रह रहा था अभी अभी करा। लाइफ वेरिएशन वाला मुझे याद आ गया, डोंट वरी, अभी करा दें, है ना। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, है ना। यस तो मैं आपको क्लियर बताऊँ, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। देखो, इसमें क्या बेसिकली बताना चाह रहा है कि हाई आर वैल्यू का मतलब, हाई आर वैल्यू का मतलब क्या है ना, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव फिट है ना। तो रिप्रोडक्टिव फिट है तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, है ना। तो बेसिकली इस टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म ना अलग अलग तरह से क्या करना चाहते हैं, रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने आप को, अपने जनरेशन को और ज्यादा इवॉल्व करने के लिए, यानी ऑर्गेनिज्म ए उसके बाद क्या बनाएगा, बच्चे पैदा करेगा, बी फिर बी बच्चे पैदा करेगा, सी क्या पैदा करेगा, डी। तो अलग अलग मैकेनिज्म लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं वंस इन देयर लाइफ टाइम, है ना। ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम, वंस इन देयर लाइफ टाइम। एग्जाम्पल बता सकते हो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करते हो, है ना। बैम्बू, अच्छा फर्स्ट चैप्टर शायद सिलेबस से हटा दिया गया था, नहीं पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर। अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाता तो आपको पता होता, जो बैम्बू स्पीशीज होते हैं, है ना, बैम्बू, तो वो सिर्फ 12 साल में 15 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं और एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो बैम्बू और कुछ स्पीशीज जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश, सैल्मन फिश का नाम सुना यस है ना, सुनाई। बहुत ऑरेंज कलर की होती है ना, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, एक बार लाइफ करते हैं। वाइल अदर ब्रीड, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ब्रीड मेनी टाइम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे साल में हर वक्त रिप्रोडक्शन ही करते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स वो जरूर एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार रिप्रोडक्शन करते हैं। हम लोग क्या है, मैमल्स, तो मैमल्स भी क्या है, बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी एग्जांपल क्या दे रखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म, है ना, स्मॉल एग प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल एग। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या, कौन से एग प्रोड्यूस करते हैं, करेंगे स्मॉल एग। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, लार्ज एग। अगर स्मॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अमाउंट क्या होगा इनका, ज्यादा। अगर कोई चीज छोटी हो रही है ना तो अमाउंट ज्यादा होगा, है ना। और कोई चीज लार्ज है तो अमाउंट क्या होगा, कम होगा, है ना। कम। तो यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, है ना। तो एग्जांपल जो है, सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ लार्ज साइज, इसके एग्जांपल बर्ड्स और मैमल्स, है ना। जो बर्ड्स आपने ध्यान दिया हो तो जो मुर्गी भी होती है ना, हेन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी है चिकन, है ना, तो वो भी एक ही अंडे देती है ना, रोज के एक अंडे देती है। तो बर्ड्स और मैमल्स, है ना। और इसके अलावा जो बहुत ज्यादा अंडे देते हो तो उसके एग्जांपल क्या दे सकते हैं, हाँ, फिश। ऑयस्टर, ऑयस्टर एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑयस्टर्स। और एक फिश के एग्जांपल दे रखा है, पेलाजिक फिश, है ना, पेलाजिक
पेलाजिक फिश। यही था लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में, यही 2-4 पॉइंट दे रखे थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, साल में एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म साल में बहुत बार रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे अंडे बहुत सारे देंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज के अंडे देंगे लेकिन बहुत कम देंगे। ठीक है, समझ में आता है? यस चलो स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। ले लिया? अच्छा चलो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एक नया टॉपिक जिसका क्या नाम है बताओ। बहुत दिनों से बोल रहे थे हम आपकी यस सर। फरमाइश को बिल्कुल वो पूरा है नहीं कर सर। रहे थे। डेट इज सर वह स्पीशीज क्या है सर? जी बताए, डीएनए रेप्लिकेशन है डब्ल्यू ना? यस क्या? सर, WASP हाँ क्या वेब क्या चीज समझ में स्पीशीज। नहीं आया? वेब स्पीशीज सर क्या होता है सर? WASP। अच्छा वेब स्पीशीज, वेब डब्ल्यू डब्ल्यू वास्प, अच्छा वास्प है ना, वास्प। देखो वेब वास्प क्या वेब मतलब क्या है कि कभी कभी ना इंसेक्ट्स होते हैं, ये इसी के बारे में पूछ रहे हो ना, वास्प WASP है ना? यस डाइजेशन आप वास्प पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? वही सर, यही यही सर। हाँ ठीक है, वास्प पूछ रहे हो। देखो ये एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं बेसिकली, इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने कुछ ऐसे इंसेक्ट्स देखे हैं गांव में, नॉर्थ इंडिया में होता है, ब्लैक कलर का पेंसिल देखा है, पेंसिल का कलर उस कलर का होता है, मिट्टी के कलर का, और उनको छुओ ना तो उनकी जो व्हाइट व्हाइट उन पे जो चीजें होती है ना वो हाथ में चिपक जाती हैं। बेसिकली वास्प कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसेक्ट्स है ना? ठीक है, और फ्लाइंग इंसेक्ट है, बेसिकली ये फ्लाई कर सकते हैं ना, फ्लाई भी कर सकते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स। चलो स्टार्ट करें बच्चा? यस स्टार्ट कर रहे हैं हम, हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। बताओ क्या समझ में आता है डीएनए? हाँ बताइए। नो सर, टॉपिक अगर बायोलॉजिकल वो से साथ से। हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स रह रहे थे ना सर बच्चा, जैसे हाँ बोलिए। नो सर, चैप्टर पेज नंबर 101 से पढ़ाना था सर शायद। अच्छा पेज नंबर 101 से पढ़ाना था, ठीक है मैं देख लेता हूँ, ठीक है मैं देख लेता यस, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हूँ। चलिए चलिए वहीं से करते हैं, ठीक है आप जहाँ से बोले। हमने क्या कर लिया था, हमने डीएनए का, एक बार मैं चैप्टर का ओवरव्यू देता हूँ ठीक है, आपको याद आ जाए। हम मूल बायो करना स्टार्ट कर रहे थे है ना, मूल बायो कर रहे थे, तो मूल बायो में मैंने समझाया था चैप्टर के बारे में। उसके बाद फिर हमने क्या बातें करी थी मूल बायो में, है ना, उसके बाद हमने मूल बायो में क्या बातें करी थी कि डीएनए क्या होता है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, है ना, डीएनए का यस स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद हमने फिर डीएनए का पैकेजिंग भी देख लिया था, है ना। उसके बाद हम यस जानना चाह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो उसके बारे में हमने एक्सपेरिमेंट देखे थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट देखा था? माउस वाला, है ना, कौन सा? माउस वाला माउस। एक्सपेरिमेंट। इससे पता चला था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया था, कोई ना कोई चीजें क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं, है ना। उसके बाद फिर यस आपको एक एक्सपेरिमेंट ये था, अब एक्सपेरिमेंट में एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिससे पता चलेगा कि कौन सा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या है, डीएनए, है ना। और एक और एक्सपेरिमेंट था जिससे क्या पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, है ना। उसके बाद जो चैप्टर में आप प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में चले जाएंगे, है ना। ठीक है चलो, तो स्टार्ट करो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना, बायोकेमिकल है ना।
देखो लास्ट एक्सपेरिमेंट में आपको याद दिला दूं, लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा था। इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जो किसने किया था, माउस वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें हमने पता चला था कि माउस, ये माउस बना दिया है ना, हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। यस सर, ठीक आ है, रहा है सर। इसमें हमने हमने एस स्ट्रेन देखा था, हमने क्या देखा था, एस स्ट्रेन देखा था, और हमने क्या देखा था, आर स्ट्रेन देखा था, है ना। फिर हमने देखा था कि एस स्ट्रेन में क्या है, कोई ना कोई चीज है जो माइस को क्या कर रही थी, मार रही थी। और जब हमने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को एक साथ मिला के डाला, जिसमें से एस स्ट्रेन की डेथ हो रखी थी, तो एस स्ट्रेन में से कोई ना कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो गया था, किसमें, आर स्ट्रेन में चला गया था, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन क्या बन गया था, वायरुलेंट बन गया था या नहीं बन गया था, है ना। तो आर स्ट्रेन क्या हो गया, वायरुलेंट, जहरीला बन गया था, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, मौत हो रही थी, है ना। तो हम जानना चाह रहे हैं अगले एक्सपेरिमेंट में, इस वाले एक्सपेरिमेंट में, कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग चीज है, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, साइंटिस्ट का मानना था तीन चीजें हो सकती हैं। क्या चीजें, कितनी चीजें हो सकती हैं, तीन चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला क्या है, डीएनए, सबसे पहला क्या है, डीएनए। दूसरा क्या हो सकता है, आरएनए। और तीसरा क्या हो सकता है हमारा, प्रोटीन। क्या, प्रोटीन, है ना। तो उस जमाने के साइंटिस्ट को लगा था कि कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म होता है, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था। एस स्ट्रेन से कोई ना कोई चीज निकल के कहां चली गई थी, आर स्ट्रेन। अब हम जानना क्या चाहते हैं कि ये क्या चीज है, इसी को हम क्या बोलेंगे भविष्य में जाके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या जेनेटिक मटेरियल। तो फिर साइंटिस्टों ने और एक्सपेरिमेंट किए, तो साइंटिस्टों को पता चला ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो फिर साइंटिस्ट को कैसे पता चला, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, तीन इंसान ने किया था। क्या क्या नाम था उनका, इंसान का नाम, ऑसवर्ल्ड, एवेरी, है ना, कॉलिन, यस, मैकलियोइड, है ना, मैकलियोइड, और तीसरा कौन थे हमारे, बताओ जल्दी से, मैकलिन मैकार्टी। क्या नाम था, मैकलिन मैकार्टी, मैकार्टी, है ना। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था एक्सपेरिमेंट, तो अभी हम देखते हैं, है ना। देखो, तीन टेस्ट ट्यूब लिया, क्या लिया, तीन टेस्ट ट्यूब लिया। अब देखो, हमें ये माउस है, हमें ये माउस है ना, हम माउस में क्या डाल रहे हैं, एस स्ट्रेन, और इधर एक तरफ क्या लिया, आर स्ट्रेन लिया। क्या लिया, आर स्ट्रेन। अब देखो एस स्ट्रेन में से, बच्चा ये बताओ क्या क्या चीजें जा सकती हैं आर स्ट्रेन में, आरएनए, डीएनए, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, ये तीन चीजें। तो हम क्या करेंगे, एस स्ट्रेन से एक बार क्या खत्म कर दो, डीएनए खत्म कर दो, एक बार क्या खत्म कर दो, आरएनए खत्म कर दो, और एक बार क्या कर दो, क्या प्रोटीन। खत्म कर दो, प्रोटीन। तो बेसिकली एक बार क्या किया, माइस में एस स्ट्रेन में डीएनए डाला। क्या डाला, डीएनए तो बाद में डालेंगे, डाला प्रोटीएज डाला। क्या डाला, प्रोटीएज। तो अगर आप एंजाइम क्या बॉडी में प्रोटीएज डालोगे, तो क्या एस स्ट्रेन में, बच्चा मैंने क्या बोला, ये था, इसमें मैंने इंजेक्शन से क्या डाला, ये एस स्ट्रेन में से, ये एस स्ट्रेन में क्या, सॉरी वो खत्म हो गया था, नेटवर्क इशू आ गया था। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तीन टेस्ट ट्यूब लिया, एक, दो और तीन। सबसे पहले क्या डाला, प्रोटीएज डाला। क्या डाला, प्रोटीएज। तो प्रोटीएज डालने की वजह से क्या इसमें प्रोटीन पाया जाएगा, ये बताओ, प्रोटीन होगा इसमें, नहीं होगा। लेकिन क्या डीएनए होगा, प्रोटीज एंजाइम है और आरएनए भी होगा, है ना, प्रोटीन। हाँ, एंजाइम है। एज जब भी लग जाए ना, तो एज का मतलब क्या होता है, एंजाइम। एज का मतलब हमेशा क्या होता है बच्चा, एंजाइम होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या डाला, आरएनएज डाला। यहाँ पर क्या डाला, आरएनएज। और यहाँ पे क्या डाला, डीएनएज डाला। क्या डाला, डीएनएज डाला। तो कहने का मतलब जब प्रोटीएज डाला होगा, तो क्या प्रोटीन खत्म हो गया होगा बॉडी में, है ना। यस। हाँ, तो अब माउस में डाला, ये एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन को किस में डाला, माइस को डाला, और आर स्ट्रेन भी था साथ में, है ना, आर स्ट्रेन भी था। माइस क्या हुआ, माइस अभी भी क्या था, डेथ हो रहा था। माइस की क्या हो रही थी, अभी भी डेथ हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ,
अगर माइस प्रोटीन मर गया, प्रोटीन खत्म, तो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेन खत्म हो गया, और फिर भी क्या है, माइस की हो रही है, तो मतलब अभी भी एस जा रही है आर स्ट्रेन में। और वो चीज क्या हो सकती है, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। अगली बार क्या डाला, आरएनए डाला, अगली बार क्या डाला, आरएनए की क्या खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये बताओ। यस डाइचन माइस डेथ, यस सर। चलो सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट का इशू चल रहा है कुछ, पता नहीं क्या। तो ओके आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया या नहीं आया बच्चा? आपको समझ में आया? डू यू वांट मी टू रिपीट? समझ आ गया सर। हाँ मैं, हाँ देखो, सबसे पहले हमने क्या डाला था, जब प्रोटीज डाला था तो चूहा तब भी क्या हो रहा था, मर रहा था। मतलब आपके, मतलब क्या है कि ये जो एच स्ट्रेन है, एच स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन में कितनी चीजें थी, 3 चीजें थी या नहीं? एक क्या था, प्रोटीन था, दूसरा क्या था, आरएनए था, और डीएनए, है ना, तीसरा क्या था, डीएनए। तो यहां पर क्या है, आर स्ट्रेन, हमने क्या लिया, आर स्ट्रेन लिया, तो डीएनए या तो क्या जा रहा होगा, आरएनए जा रहा होगा, और या तो क्या जा रहा होगा, प्रोटीन जा रहा होगा, है प्रोटीन ना। हमने क्या लिया, सबसे पहले प्रोटीएज लिया, क्या लिया, प्रोटीएज लिया। प्रोटीएस प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, सारे के सारे प्रोटीन को खत्म कर देगा। प्रोटीएज क्या करेगा, सारे के सारे प्रोटीन को खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो एक बात बताओ, जब सारा का सारा प्रोटीन खत्म हो गया और फिर भी साथ रखा, तो की हो रही थी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, प्रोटीन नहीं है। फिर हमने क्या डाला, आरएनएस डाला, क्या डाला, आरएनएस। तो फिर भी क्या हो रही थी, माइस की डेथ हो रही थी, फिर भी क्या हो गई, माइस की डेथ हो गई। ठीक है, यस सर। चलो। तो जब हमने क्या डाला, हाँ जब हमने आरएनएस डाला तब भी क्या हो गई, माइस की डेथ हो गई। और जब हमने क्या डाला, डीएनएस डाला, क्या डाला, डीएनएस डाला। ये डीएनएस डीएनएस क्या करेगा, डीएनए को खत्म कर देगा या नहीं कर देगा। और डीएनए जब खत्म हो गया, तो जो माइस अलाइव था, तो इससे क्या पता चला कि जब डीएनए खत्म हो गया तो एस स्ट्रेन से क्या नहीं जा रहा होगा, एस स्ट्रेन से क्या नहीं गया, आर स्ट्रेन। बताओ, जब डीएनए डाला तो डीएनए खत्म हो गया, तो एस स्ट्रेन से क्या नहीं गया, जब डीएनए नहीं गया तो माइस क्या हो गया, जिंदा हो गया। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हो थी, पता चला इससे एक्सपेरिमेंट से डीएनए कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है हमारा, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं था, 100% ट्रू ये नहीं था। ये बात हमें सही लोगों ने क्या बोला, साइंटिस्ट ने, हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो साइंटिस्टों को क्या चाहिए था, दूसरा, किसने क्या था, एल्फ्रेड हर्ष, क्या नाम था पूरा बताओ, हर्षा एंड चेज एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, हर्षी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, है ना। पूरा नाम क्या था, मार्था चेज, मार्था चेज, है ना। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है, एल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेज, है ना। प्रूव्ड प्रूव्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल,
डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरियोफेज। किस पे किया था? बैक्टीरियो समझ में? डाइचन? यस सर। बट हाँ, बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह का बैक्टीरिया, एक तरह का क्या होता है, वायरस होता है। इस तरह का क्या होता है, वायरस होता है। दो चीजों का मिलकर बना है। ये जो स्ट्रक्चर है उस जमाने में नहीं हमें मालूम है, आज के जमाने में अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, और बाहर की तरफ क्या होता है बताओ? प्रोटीन होता प्रोटीन। है ना? अच्छा, ये बैक्टीरियोफेज कैन, है ना, कैन बैक्टीरिया। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को बेसिकली बैक्टीरिया ईटर होता है। क्या होता है बैक्टीरियोफेज? डू वन थिंग, ओपन योर बुक नंबर 101। क्या ओपन करो? पेज नंबर 101। सॉरी, पता नहीं हमारे पास 3 वाईफाई है, फिर भी आज सारे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? आप पेज नंबर 101 ओपन करो, जब तक रीड करो, ठीक है? मैं आपके लिए लेआउट तैयार कर देता हूँ। ओके ठीक है। देखो, समझो बच्चा, समझो। देखो, बैक्टीरियोफेज के बारे में आप पहले समझ लो। बैक्टीरियोफेज क्या है, क्या बताया था? एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है बताओ? इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। क्या करता है? इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। अच्छा बच्चा, आपको मैंने एड्स पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था बताओ? यस सर। तो आपने एड्स में क्या सीखा था? वायरस किस तरह से काम करता है? वायरस कब्जा कर लेता है या नहीं होस्ट के बॉडी पे? होस्ट के बॉडी पे ये वायरस जब एंटर कर रहा था तो कब्जा कर रहा था, और क्या बन रहा था? नए वायरस के प्रोडक्ट बन रहे थे या बैक बॉडी के प्रोडक्ट बन रहे थे? जब मेरे सेल पे वायरस का अटैक होगा तो वो क्या करेगा? मेरे सेल को कब्जा कर लेगा, मेरे सेल के दिमाग को, न्यूक्लियस को कब्जा कर लेगा, और क्या करेगा? अपने जैसे और भी वायरस काम बनाएगा। तो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये किस में एंटर करेगा? बैक्टीरिया। किस में एंटर करेगा? बैक्टीरिया। और एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा बैक्टीरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं? ई कोलाई। कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? ई कोलाई। ई कोलाई। अब ई कोलाई में जब ये वायरस घुसेगा तो ई कोलाई के अंदर क्या बनेगा बताओ? वायरस बनेगा या और ज्यादा ई कोलाई बनाएंगे? वायरस। हाँ, इतनी बात समझ में आती है? तो हमने क्या किया, हमने क्या लिया? ई कोलाई लिया। क्या लिया? ई कोलाई लिया। और ई कोलाई को हमने दो मीडियम पे ग्रो करवाया। कितने मीडियम पे? 2 मीडियम। मैंने ई कोलाई लिया लैब में, ऐसे पेटरी डिश, सुना है लैब में होते हैं ना डिश, उस पे मैंने 2 मीडियम लिया, मीडियम 1 और मीडियम 2, है ना? अब मीडियम 1 में मैंने क्या दिया था? रेडियो एक्टिव सल्फर दिया। कौन सा सल्फर दिया? सारी चीजें दी,
हर वो चीज दी जो सेल को जरूरत थी, जो किसको जरूरत थी, ई कोलाई को दी जरूरत थी। बट मैंने मीडियम 1 में सल्फर जो लिया था वो किस तरह का सल्फर लिया था, रेडियो एक्टिव सल्फर जिसमें चमक है। और मीडियम 2 में बाकी सारी चीजें सेम रखी, बस फॉस्फोरस जो लिया था वो क्या लिया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया था। क्या लिया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का मतलब जो फॉस्फोरस चमकता है। रेडियो एक्टिविटी तो थोड़ी बहुत जानते होगे ना। यस, रेडिएशन। तो एक बात बताओ, नहीं रेडियो एक्टिव मतलब जो आपने क्लोरीन का सुना है, दो तरह के क्लोरीन होते हैं। एक क्लोरीन जिसका वेट क्या होता है 30, एक का वेट ज्यादा होता है, एक का वेट कम होता है, 37। आइसोटोप्स है ना। तो नॉर्मल दो तरह के फास्फोरस होते हैं, दो आइसोटोप होते हैं फास्फोरस का, एक होता है रेडियो एक्टिव और दूसरा होता है नॉन रेडियो एक्टिव, जो नेचर में पाया जाता है और एक नेचर में कम पाया जाता है। तो जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है ना, उसमें चमक होती है, वो क्या कर सकते हैं, चमकते हैं दूर से ही, है ना। रेडियो एक्टिव फास्फोरस को आप आंख से देख के बता सकते हो कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। उसी तरह रेडियो एक्टिव सल्फर की चमक से आप पहचान सकते हो कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है। इतनी बात समझ में आती है। यस सर। तो मीडियम 1 में क्या लिया था, रेडियो एक्टिव सल्फर, और मीडियम 2 में क्या लिया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया था। ठीक है, तो अगर मीडियम, अच्छा एक बात बताओ, क्या डीएनए में फास्फोरस होता है या नहीं होता है। यस सर। बताया था ना, डीएनए 3 चीजों का बना है, फॉस्फेट ग्रुप। हाँ जेनेटिक। हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस ही गायब रहेगा तो मैं क्या समझूंगा, मैं तो बताने लग जाऊंगा ना। तो एक बात बताओ, अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अगर मीडियम में दिया है, तो जो डीएनए नया डीएनए बनेगा, तो वो डीएनए में क्या रेडियो एक्टिव डीएनए होगा या नहीं होगा, या उस डीएनए में क्या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ये बताइए आप। यस सर। और मीडियम 1 में क्या लिया था, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था। तो क्या मीडियम 1 में जब रेडियो एक्टिव सल्फर लेंगे तो क्या प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा या नहीं होगा, क्योंकि सल्फर जो है ना, ये जो सल्फर है, सल्फर यूज्ड इन प्रोटीन। सल्फर जो है वो प्रोटीन, जो भी प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है। प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है। तो अगर हमने मीडियम 1 में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था, तो क्या मीडियम 1 में जो प्रोटीन होगा, अब ये जो वायरस का जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है जो प्रोटीन का बना है, तो ये क्या सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर का बना होगा या नहीं बना होगा, ये बताइए आप। रेडियोएक्टिव सल्फर। यस सर। इतनी बात समझ में आती है, तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, अभी बस समझा रहा हूँ। चल, तो देखो बुक में आपके पेज नंबर 102 में देखो, आपको ऐसे पेज बना होगा, है ना। इधर बैक्टीरियोफेज बना रखा है ना, और इधर भी बैक्टीरियोफेज बना रखा है ना। इधर क्या है, मीडियम 2, इधर हमने कौन सा मीडियम 2 लिया है, इधर क्या लिया मैंने, मीडियम 2, और इधर क्या लिया है, मीडियम 1, है ना। सॉरी, ई कोलाई नहीं है, बैक्टीरियोफेज है, सॉरी ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज को ग्रुप किया हमने, है ना। एक बैक्टीरियोफेज को मैंने किस पे ग्रुप किया है, रेडियो एक्टिव सल्फर, और ये रेडियो एक्टिव सल्फर वाला है, और ये क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन्फेक्शन। क्या होगा, इन्फेक्शन। तो यहां पर देखो, ये रहा ई कोलाई, है ना, ये रहा ई कोलाई, दिख रहा है आपको, बुक में भी देख सकते हो आप लोग, आप बुक खोल के रखो। ठीक है, इन्फेक्शन में ये रहा वायरस, हमारा रहा वायरस। ये वायरस को और ई कोलाई को हम क्या रख देंगे, साथ साथ रख देंगे। ये रहा ये ई कोलाई, और यहाँ पर वायरस यहाँ पर लाके रख देंगे, ताकि वायरस क्या कर सके, इस ई कोलाई पे अटैक कर सके। पहला पॉइंट क्लियर है या नहीं है। यस सर। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेप क्या होगा बताओ, इन्फेक्शन के बाद सेकंड स्टेप बताओ क्या है। सेकंड स्टेप दे रखा है ब्लेंडिंग। क्या है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि, अच्छा देखो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि ये रहा, देखो ये ई कोलाई दिख रहा है आपको, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, वायरस रख दिया। हम चाहते हैं कि वायरस अच्छे से अटैक करे, हो सकता है अटैक ना करे, तो हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ये ई कोलाई और ये वायरस को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। आ रही है बात समझ में। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, ब्लेंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लेंडिंग। आती है बात समझ में। सर इन्फेक्शन स्टेप में वो मिक्स नहीं हो रहा है। हाँ, इन्फेक्शन में ही हो जाएगा। इन्फेक्शन, ये रहा ई कोलाई, और ये मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे वायरस। यहाँ पे वायरस रख दोगे ना तो वायरस अटैक करेगा। लेकिन ब्लेंडिंग का दो कारण है कि मान लो वायरस अटैक नहीं किया तो वायरस अटैक कर लेगा, और दूसरा क्या है कि जो ई कोलाई और वायरस है वो दोनों क्या हो जाएंगे, अच्छे से मिलजुल जाएंगे, और कुछ नहीं है। ये स्टेप नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये स्टेप नहीं भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा था इसलिए मैंने स्टेप बता दिया। ठीक है, अब काम से समझो, जो मेन काम स्टेप है, तीसरा जो स्टेप है ना, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब, ये ई कोलाई है, आपको ई कोलाई दिख रहा है, और यहाँ पर वायरस है ना। वायरस में अंदर कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, है ना।
अंदर क्या कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल है, तो हम जानना चाहते हैं कि अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, अंदर डीएनए जा रहा है या प्रोटीन जा रहा है। तो हो सकता है क्या चला जाए, अंदर वाला चीज जाए, या हो सकता है बाहर वाला चीज जाए। आ रही बात समझ में? यहाँ पर मैंने वायरस रखा, तो हो सकता है वायरस के अंदर जो क्या है डीएनए वो अंदर चला जाए, या हो सकता है वायरस के बाहर का जो प्रोटीन है वो अंदर जाए। तो या तो बॉडी के अंदर या तो क्या होगा, या तो अंदर का जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर हो सकता है। और बाहर क्या होगा बताओ, बाहर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चा? क्या पूरा वायरस एंटर करता है सेल के अंदर? पूरा वायरस एंटर करता है क्या? नो सर। ठीक है, अरे यानी नहीं, वायरस का कोई एक पार्ट एंटर करेगा और एक पार्ट बाहर रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, है ना? तो एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर वायरस का कोई पार्ट एंटर कर गया और कुछ पार्ट कहाँ रह गया, वायरस के बाहर रह गया। हो सकता है ये रेडियो एक्टिव सल्फर वाला हो सकता है ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला हो। तो कलर इसके पास भी है और कलर इसके पास भी है, तो दोनों कलर दिखे जब इसको देखोगे ऊपर से, तो यहीं पे वायरस है और यहीं पर क्या है, यहीं पर वायरस भी है और यहीं पर क्या है हमारा, बोलो, बैक्टीरिया भी है। यहीं पर क्या है, बैक्टीरिया भी है। तो ये हो सकता है ना कलर ये भी चमके और ये भी चमके, है ना? तो रिजल्ट देखने में क्या हो जाएगा, खराबी हो जाएगी। तो तीसरा स्टेप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि जो बाहर वाला चीज है ना, जो बाहर वाला चीज है वो दूर चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। आई बात समझ में? 3 स्टेप, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, और तीसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां तक समझ में आता है या नहीं आता है, ये बताओ। सर सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब देखो, मैं ये देखो, यहाँ देखो, ये रहा आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दिख गया आपको, है ना? ये रहा वायरस, ये रहा वायरस, है ना? वायरस में से कोई चीज अंदर आई है या नहीं आई है, ये बताओ। यस सर। या तो प्रोटीन आया होगा और या तो क्या आया होगा, डीएनए। दो ही चीज तो आ सकती है, वायरस दो ही चीज का बना है, या तो प्रोटीन आएगा और या तो क्या आएगा बताओ, डीएनए आएगा, डीएनए। है ना? तो एक एक ना एक चीज बाहर रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, कोई ना कोई चीज बाहर रह जाएगी या नहीं रह जाएगी। यस सर। कॉमन सेंस है ना, कोई ना कोई एक चीज अंदर आएगी एक चीज बाहर रहेगी। तो बाहर कोई भी चीज बाहर रहे, क्या वो चमकेगा या नहीं चमकेगा, रेडियो एक्टिविटी दिखेगी या नहीं दिखेगी, इसमें ये बताओ। रेडियो एक्टिविटी दो ही चीज तो है, दो ही चीज तो है ना वायरस में, एक बच्चा प्रोटीन है और दूसरा क्या है, डीएनए। हमने प्रोटीन के लिए भी रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल किया था और हमने डीएनए के लिए भी क्या इस्तेमाल किया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल किया था, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई ना कोई चीज बाहर रह जाएगी तो वो भी तो चमकेगा या नहीं चमकेगा, क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल किया है, रेडियो एक्टिव सल्फर या तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस। यस। बाहर बाहर की चीज, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब कि ये जो बाहर की कोई ना कोई चीज रह गई है ना, इसको क्या कर देना, दूर फेंक के हटा देना। इसका मतलब क्या है, इस चीज को हटा देना। समझ में आ गया? इतना बात समझ में आता है? अब देखो, देखो यहाँ पर मीडियम, यहाँ पर क्या था, मीडियम 1 था, यहाँ पर क्या था हमारा, मीडियम 1 था, और यहाँ पर क्या है हमारा, मीडियम 2, है ना? मीडियम 1 में क्या लिया था हमने, रेडियो एक्टिव, बताओ, रेडियो एक्टिव सल्फर। क्या लिया है, रेडियो एक्टिव सल्फर। और यहाँ पर क्या लिया है हमने, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, है ना? अब देखो ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा बैक्टीरिया, है ना? अब हम बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, बैक्टीरिया के अंदर, है ना? तो क्या हमें देखो, जब हमने रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम 1 वाले में, हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम 1 वाले की बात कर रहे हैं, है ना? तो मीडियम 1 वाले में अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, रेडियो एक्टिविटी दिखी तो बाहर दिखी। तो अच्छा, और यहां मीडियम 2 में अंदर क्या दिखा, रेडियो एक्टिविटी दिखी। क्या दिखी, रेडियो एक्टिविटी दिखी। तो एक बात बताओ, मीडियम 2 में क्या लिया था हमने, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया था या नहीं लिया था? यस अच्छा, हाँ, तो अगर मीडियम 2 में हमें रेडियो एक्टिविटी दिख रही है तो मतलब क्या है कि अंदर क्या गया होगा, रेडियो एक्टिव फास्फोरस गया होगा, है ना? और रेडियो एक्टिव फास्फोरस किसमें पाया जाता है, डीएनए में। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि अंदर जो चीज गई है वो क्या है, डीएनए है। और यहाँ अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, तो मतलब क्या है, अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं गया, यानी अंदर प्रोटीन नहीं गया। तो जो चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है वो क्या है, वो चीज डीएनए। क्या है, डीएनए। अब एक काम करो, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, मुझे समझ में मैं एग्री कर सकता हूं कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो अब एनसीईआरटी रीड करो, अब समझ में भी आएगा आपको, ठीक है? एक बार रीड कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और पूछ सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है?
ये डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? नो सर, डोंट। ठीक है, एक बार आप रीड कर लो, फिर मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गई चीज़। यस सर, डन सर। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप। ठीक है, आप रीड करना और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो ओके। चलो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपको क्या दिख रहा होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है ना। अगर किसी चीज को आप, क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? यस सर। क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? बिल्कुल हाँ है। क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है? यस सर। क्या आरएनए यस। जेनेटिक मटेरियल है? हाँ। तो यानी किसी को अगर जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना कि ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला जो है जेनेटिक मटेरियल का, कि उसमें क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक से दो हो जाना। तो डीएनए भी क्या करता है? एक से दो हो जाता है। और आरएनए भी क्या होता है? एक से दो हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या, रेप्लिकेशन डीएनए और आरएनए दोनों करता है या नहीं करता है? डीएनए भी यस। करता है और आरएनए भी करता है। वेरी गुड। अच्छा, सेकंड क्या प्रॉपर्टी है? तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। एक बात बताओ, ज्यादा स्टेबल कौन है? डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है और आरएनए कम स्टेबल होता है या नहीं? बताओ। यस। स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर जब देखोगे तो शुगर है, याद आ रहा है? शुगर बनाया था मैंने इस तरह का, यस। है ना? क्या ये डीएनए में क्या होता है? यहाँ पर जो आरएनए होता है, यहाँ पर क्या होता है? OH होता है, सेकंड कार्बन है ना, ये सेकंड कार्बन है। और यहाँ पर क्या होता है? डीएनए में H होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन मोर, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है ना? पेंटोज शुगर की बात कर रहा हूं, याद आया? चलो, तो क्या केमिकली यस। एंड स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ज्यादा स्टेबल कौन है? डीएनए। इसलिए डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। अगर कोई पूछ ले कि वाई डीएनए इज मोर ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल, है ना, डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्यों है? तो एक कारण आपको समझ में आता है, क्योंकि डीएनए के पास जो पेंटोज शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो अगर ऑक्सीजन कम तो इलेक्ट्रॉन कम, अगर इलेक्ट्रॉन कम तो रिएक्टिविटी कम, अगर रिएक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। सिंपल है। ऑक्सीजन लेस तो क्या है? इलेक्ट्रॉन लेस। इलेक्ट्रॉन लेस तो क्या है? रिएक्टिविटी कम। लेस। और रिएक्टिविटी लेस तो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मोर। वेरी गुड, है ना? चलो उसके बाद हम बात करें तो और क्या है? इट शुड प्रोवाइड द स्लो चेंजेस। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? स्लो चेंजेस होना चाहिए, या जो म्यूटेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत ही स्लो रेट पे होना चाहिए। म्यूटेशन जो होना चाहिए वो स्लो रेट पे होना चाहिए। अब एक बात बताओ, डीएनए का म्यूटेशन ज्यादा फास्ट होता है या आरएनए का ज्यादा फास्ट होता है? डीएनए में तो म्यूटेशन ही आरएनए बहुत का। कम होता है, डीएनए में तो म्यूटेशन ही नहीं होता है, और आरएनए में म्यूटेशन होता है। इसलिए सेकंड रीजन कि डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि डीएनए में क्या है? म्यूटेशन कम होता है, क्योंकि वो म्यूटेशन स्ट्रक्चरली कम। ज्यादा स्टेबल है ना। कोई चीज स्टेबल ज्यादा है तो उसमें म्यूटेशन नहीं होगी, है ना? और अगला, इट शुड एबल टू, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself
in the form of Mendelian कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो डीएनए और आरएनए है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? या एक बात न्यूक्लियस। बताओ, मेंडेलियन कैरेक्टर जो थे, हमने मेंडल वाला चैप्टर करा था ना, तो जो मेंडल के कैरेक्टर है वो किसकी वजह से होते हैं? जीन की वजह से होते हैं या नहीं होते हैं? तो वही Yes. जो मेंडल बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की टीटी अलग हो जाता है ना, फिर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये फालतू फालतू बातें मेंडल ने जो करी थी, तो क्या डीएनए और आरएनए के लिए मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह जाता है या नहीं अगले जनरेशन में? जिस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी अगले जनरेशन में जाता है, क्या उसी तरह से डीएनए और आरएनए अगले जनरेशन में जाता है या नहीं जाता है? Yes, sir. कि टी और टी कहाँ पे प्रेजेंट है? डीएनए और आरएनए में ही तो प्रेजेंट है ना? चलो, तो ये बातें हो गई हमारा क्या, आपको हमने करा दिया प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक काम करिए, आप पेज नंबर 103 ओपन करिए, पेज नंबर 103 ओपन करिए। Yes. ठीक है, आपको 4 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है लिखा है, क्या आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं? स्टार्टिंग में ही आपको 4 पॉइंट दिख रहे होंगे 103 में, 103 Oh, yes, sir. है ना? वो 4 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन उसके नीचे बहुत सारी कहानी सी दिख रही होगी आपको, है ना? Yes. है ना? तो Yes, उस sir. कहानी को आप रीड कीजिए, और उस कहानी को जब आप रीड कीजिएगा ना, तो उस कहानी में एक पॉइंट मिलेगा कि डीएनए का, अभी देखो हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस किया ना, डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, तो एक और अच्छा कारण क्या है कि डीएनए के पास क्या होता है? थाइमीन होता है। क्या होता है? थाइमीन होता है। तो ये थाइमीन क्या करता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है ना? और आरएनए के पास थाइमीन नहीं होता है, इसलिए आरएनए क्या है? कम स्टेबल है ना? थाइमीन नहीं है। तो अब क्या कीजिए, ये जो नीचे जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये एक बार रीड कर लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आए, कोई वर्ड समझ में नहीं आए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? Okay. ठीक है। अगले word. Sir, कल क्या वो कुछ पढ़ पूछ के रही पूछूं हैं? सर। अच्छा, आप क्या बोल रही थी? आप घर से पढ़ के आओगे ये बोल लेते थे? Yes. ओके ठीक है, घर से Yes, पढ़ sir. के आना। ठीक है, घर से पढ़ के आना। अभी अब आ मुझे, रही। हाँ अभी कोई बात नहीं, कल पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब फिर अगला टॉपिक क्या शुरू हो जाएगा हमारा? रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, है ना? उसके बाद ये बताइए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये 4 जो मेजर टॉपिक हैं, क्या ये आपने कर रखा है? इस क्लासेस में तो अवेलेबल थी ना आप? ट्रांसक्रिप्शन। एक बार देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, कॉपी पे किताब पलट ले। ट्रांसलेशन। सर, ट्रांसलेशन से आगे पढ़ा हुआ है। अच्छा, यानी ट्रांसक्रिप्शन भी हमें कराना है ना? यानी ट्रांसक्रिप्शन भी कराना है आपको। अब ये बताइए, ट्रांसलेशन के आगे शुरू किया था या ट्रांसलेशन कर लिया था? जहां तक मुझे याद है ना? उस समय नए बच्चे भी आ रहे थे 1-2। यस सर, ट्रांसलेशन से आगे सर कर लिया था, फिंगरप्रिंट। यस, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से करा था आपने क्लास। यानी मुझे आपको रेप्लिकेशन भी कराना है, आपको ट्रांसक्रिप्शन भी कराना है, और ट्रांसलेशन कराना है या नहीं कराना है ये बताओ, या वो हो गया था? ट्रांसलेशन वो हो गया था सर। चलो याद कोई बात नहीं। नहीं, नहीं आता, भूल जाओगे तो मैं बता दूंगा। चलो, तो कल से क्लासेस होगी आपकी मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटे की, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। अभी चलिए, यू कैन लीव। अच्छा, अभी और कराओ? चलो अभी और करा देता हूँ। अगला टॉपिक क्या है बताओ? डीएनए वर्ड सर। डीएनए वर्ल्ड। चलो, आरएनए वर्ल्ड होगा है ना? आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड में सर सबसे से पहला, आरएनए। हाँ आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग ही क्या है, जो अगला टॉपिक है ना थोड़ा लंबा है, स्टार्टिंग में ही क्या है आपको? रेप्लिकेशन है, तो इसलिए कल करेंगे, ठीक है? 15-25-30 मिनट का टॉपिक है, ओके? ओके सर।